पब्बिया गांव था जिसमें वो मतलब काफ़ी अच्छी जमींदारी थी। पेशावर में ही था? पेशावर में पब्बियाँ? पब्बिया, अच्छा। पब्बिया नामक गांव था। वो आदमी कोई ढूंढा जा रहा था जो कि मतलब पुश्तो भी बोल सकता हो और वो ऐसा लिबास पहनता हो जो पठानों जैसा लगे। तो हमारे पिताजी का लिबास यही था, ठीक है। पठानी मतलब सलवार और कुर्ता पहनना। और ये देशभक्त भी थे? देशभक्त तो थे ही। और ये टर्बन सी जो उसने वो कहते हैं ना वो लुंगी कुल्ले वाली, कुल्ले वाली होती है जो, लुंगी कुल्ले वाली, वो उन्होंने मतलब जो पुराने लोग हैं ना वो भाईया जी आखते हैं। ਇੱਥੇ भी हले तक भी यही है कि भाईया जी कहते हैं उन्होंने ਜਿਹੜੇ लोग इस तरह की ड्रेस रहते हैं। तो पिताजी को जब पता लगा कि सुभाष चंद्र बोस जी इस वाले रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले हैं तो पेशावर में, तो वहाँ पे वो पहुँच गए। उन्होंने तो पहचान लिया सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि वो उनके प्रति वो चाहे ना पहचाने पर इन्होंने तो पहचान लिया। बिल्कुल, वो तो एक पब्लिक फिगर थे। तो इन्होंने अपने आप को ऑफर किया कि भाई मैं आपके साथ जहाँ जाना है मैं आपको लेके जा सकता हूँ, सेफ पहुँचा सकता हूँ। हरिद्वार से आपका क्या कनेक्शन? हाँ, हरिद्वार में मथुरा के बाद ना पिताजी फिर गए हरिद्वार। ठीक है। तो हरिद्वार में एक भीम गोडे पर पीरतनाथ जी की दरगाह थी। ठीक है। तो पिताजी ने वहाँ पे सेवा दी, लगभग 7-8 साल वहाँ रहे। तो उन्होंने पहले तो मतलब गाते थे, सेवा टहल करते थे, साफ सफाई भी करते थे, पानी भी पहुँचाते थे गुरुओं को, इस तरह से सारे काम मतलब सेवा टहल के किए उन्होंने। और साथ में फिर चाय की दुकान की थी भीम गोडे पे ही। कौशल जी नमस्कार। नमस्कार किशोर जी, नमस्कार। आज हम आपके शहर दिल्ली में हैं, पुस्तक मेले में हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आपने फ़ोन पे जो मुझे पारिवारिक बातें बताई थी उन्होंने मुझे मजबूर किया कि हम लोग दोबारा मिलें, और दोबारा इसलिए क्योंकि पहली बार हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए थे। तो जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, हमारी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो है तो बड़ी ही अच्छी है, ऊंची है, लेकिन मुझे उस पर गर्व भी होता है। लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ें गुमनामी के अंधेरे में खो जाया करती हैं। उन्हीं में से एक मेरे परिवार की दास्तान भी है। पिताजी हमारे जो थे वो बड़े ही आदर्शवादी थे और साथ में जीवन की जो सच्चाई है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो अमल करते थे, अमल पर ज़्यादा यकीन रखते थे। कहाँ से थे आप लोग? हाँ, हमारे पिताजी जो थे ना वो पेशावर के पब्बिया गांव के थे और वो काफ़ी ज़मींदारी थी, काफ़ी संपन्न घराने से थे। तो पेशावर आपने कहा, तो पेशावर वाले तो लोग पश्तो बोलते हैं? पश्तो ही बोलते थे ना। अच्छा। हाँ जी, पश्तो। मेरे जो वालिद साहब हैं पिताजी हमारे, वो पश्तो भी बोलते थे और अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी, उर्दू, फ़ारसी में तो उनकी अच्छी कमांड थी। तो फ़ारसी उनकी जो है ना बोलचाल की भाषा थी। घर में जो मेरे पिताजी और मेरी बुआ जी आपस में पश्तो में बात करते थे। तो जब उनको लगता था ना कि कोई बात इनको नहीं बतानी, जैसे मेरी माता जी को नहीं बतानी, तो वो पश्तो में बात किया करते थे। तो हंस पड़ते थे कि भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा मतलब ये है कि अगर वो लोग करते थे तब आपने भी सीखी होगी? नहीं, पश्तो तो मेरे को नहीं आती, लेकिन उर्दू ज़बान मेरे को आती है, लिखनी पढ़नी दोनों आती है। और कुछ नज़में भी मुझे आती हैं, जैसे कि इकबाल की नज़म हो गई, मेरे पिताजी ने मेरे को याद करवाई थी। और वो अभी भी मेरे भाई लोग इकट्ठे होते हैं जब भी, तो मेरे से सुना करते थे। एक दिन रक्षाबंधन के त्यौहार पे मैंने खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, ये पूरी नज़म मैंने बोली थी। तो उनको आगे खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। मिला जवाब की तस्वीर खाना है दुनिया, शबे दराज अदम का फसाना है दुनिया। हुई है रंग तगैयर से जब नमूद इसकी, हंसी वही है हकीकत जवाल है जिसकी। कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, फलक पे आम हुई अख्तरे सहर ने सुनी। सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, फलक की बात बता दी ज़मी के महरम को। भराए फूल के आंसू प्यामे शबनम से, कली का नन्ना सा दिल खून हो गया गम से। शवाब सैर को आया था सो गवार गया, चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया। चमन से रोता हुआ
मौसम बहार गया। मैं वैसे इसका तर्जुमा इसलिए भी नहीं करवाऊंगा क्योंकि हाँ। मैं जानता हूँ कि बड़े सारे लोग अपने आप कर लेंगे और जो नहीं करना जानते वो कमेंट में लिख देंगे, फिर हम लोग कर देंगे। अब इस पे नहीं चलते, हाँ आगे जी, हाँ बढ़ते जी, हाँ हैं। जी। आगे यहाँ बढ़ते हैं कि पिताजी का वहाँ पे क्या या दादाजी का क्या व्यापार व्यवसाय क्या हाँ, था? हमारे पिताजी ज़मींदार थे और फार्मर थे। वैसे बेसिकली बहुत ज़मीनें थी। फार्मर मतलब उनको कह सकते हैं, वैसे करते तो मतलब वर्कर लोग जी, जी, उनको जी। दिया हुआ था, वही लोग करते थे। तो बहुत ज़मीनें थी, 40 गांवों के मालिक थे। जी। तो इतना ज़्यादा कि मतलब अन्न दान करना, तो मतलब जैसे कभी अकाल पड़ा, कुछ पड़ा, किसी के घर में खाने को नहीं है, कुछ है, अपना रेडियाँ भर के भिजवा दी, अच्छा। कई सारी बोरियां भिजवा दी अनाज की। इस तरह से मतलब उनका रहता था। तो पिताजी भी हमारे काफ़ी संपन्न घर में, संपन्न वातावरण में ही पले हैं। जी। तो उस तरह से था। और धीरे धीरे जब बड़े हुए तो थोड़े क्रांतिकारी विचारों के भी पिताजी हो गए थे। अच्छा। तो इस तरह से करते करते पब्बियाँ गांव था जिसमें वो मतलब काफ़ी अच्छी जमींदारी पेशावर चलती। में ही था? पेशावर में पब्बियाँ। पब्बियाँ, अच्छा। पब्बियाँ नामक गांव था। पब्बियाँ गांव से वो कभी इधर भी आया करते थे लाहौर साइड में? सुभाष चंद्र बोस के साथ उनका ताल्लुक रहता था। तो पिताजी थे बड़े सच्चे देशभक्त, हम्म। देशभक्ति के तराने लिखा करते थे, देशभक्ति में के गाने गाया करते थे, संगीत, म्यूज़िक, सब चीज़ों में उनका हाथ था। वो पढ़ाई में बड़े होशियार होते थे। तो उन्होंने जो है ना ऐसे मतलब आज़ादी के तराने लिखना, आज़ादी, कौमी एकता, इसके बारे में वो बातें करते रहा करते थे। हमारे साथ भी करते थे, घर में जब पुरानी बातें बताया करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस के साथ भी उनका थोड़ा ताल्लुक थोड़ी देर का रहा कि उनकी वो आदमी कोई ढूंढा जा रहा था जो कि मतलब पुश्तो भी बोल सकता हो और वो ऐसा लिबास पहनता हो जो पठानों जैसा लगे। तो हमारे पिताजी का लिबास यही था, ठीक है, पठानी मतलब सलवार और कुर्ता पहनना। और ये देशभक्त भी थे? देशभक्त तो थे ही। और ये टर्बन सी जो उसने कहते हैं ना, वो लुंगी कुल्ले वाली, कुल्ले वाली होती है जो, लुंगी कुल्ले वाली, वो उन्होंने मतलब जो पुराने लोग हैं ना, वो भाईया जी आखते हैं। ਇੱਥੇ भी हले तक भी यही है कि भाईया जी कहते हैं उन्होंने, ਜਿਹੜੇ लोग इस तरह ਦੀ ड्रेस रहते हैं। जी जी जी। तो खैर पर इस तरह रहते ना, तो उन्होंने मतलब कौमी तराने लिखा करने, युवा जितनी भी शक्ति सी उन्होंने इकट्ठा करना, उन्होंने विच लैक्चर वगैरह देने, पंजाबी ते पुश्तो उर्दू विच भी अपने तराने लिखने। तो वो अपनी आवाज़ उन्होंने गाना। फिर इन्हां दी कनेक्टिविटी उन्होंने किवें होई, किवें लब्बे गए इन्हां? ਉਹ इस तरह होया कि इन्होंने ऐसे मतलब क्योंकि ये अवेयर रहते थे आजकल के हालात का, तबसरा वगैरह सुना करते थे। तो उस टाइम के रेडियो पर तबसरा आता था। हाँ, तो तबसरा। तो वो सुनते सुनते उनको मतलब जिस दिन पता लगा कि सुभाष चंद्र बोस जी जेल से भाग गए हैं, तो उनको मतलब इधर आना है, उनको गुप्त सूत्रों से पता लगा था। तबसरा पे नहीं, ये गुप्त सूत्रों से ही पता लगा था, क्योंकि उनके भी बड़े गुप्तचर रहा करते थे, क्योंकि रुचि बड़ी ज़बरदस्त थी उनकी। तो आज़ादी, भारत को आज़ाद कराने के प्रति बड़ी ज़बरदस्त उनकी रुचि थी जी। तो वो उसमें बड़े तल्लीन रहते थे कि किस तरीके से मेरे से जो भी योगदान बन पड़े मैंने करना है देश के लिए। हाँ, देश के लिए। तो पिताजी को जब पता लगा कि सुभाष चंद्र बोस जी इस वाले रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले हैं, तो पेशावर में, तो वहाँ पे वो पहुँच गए। उन्होंने तो पहचान लिया सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि वो उनके प्रति, वो चाहे ना पहचाने पर इन्होंने तो पहचान लिया। बिल्कुल, वो तो एक पब्लिक फिगर थे। तो इन्होंने अपने आप को ऑफर किया कि भाई मैं आपके साथ जहाँ जाना है मैं आपको लेके जा सकता हूँ, सेफ पहुँचा सकता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस की उस टाइम हमारे पिताजी भी साथ चले थे, जब उन्होंने गुप्तचर रूप में मुसलमान पठानी टाइप का लिबास, तो वो वैसे ही पहनते थे, भाषा भी वो बोल ही सकते थे, तो उनको सेफ निकालना था। अच्छा। तो जो सेफ उनको निकालना था, अफ़गानिस्तान बॉर्डर की पहाड़ियाँ थी, सूखी पहाड़ियाँ होती हैं, तो उस ज़िले को जब क्रॉस करवाना था, उसमें हमारे पिताजी उनके साथ थे कि ये रास्ता डायरेक्ट करना, एक तो मुसलमानों के साथ बात करके उनको सेफ ले जाने के लिए, मतलब उन्होंने भी पठानी वेश धारण किया था। हाँ जी। सुभाष चंद्र बोस ने। तो मेरे पिताजी इस तरह भेष बदलने की कला में ना माहिर होते थे, क्योंकि रामलीला में पार्ट लेने के कारण मोस्टली वो जैसे बताते थे भाई रावण का रोल मैंने किया हुआ है कई बार। तो ज़मीन पे सोना होता था, ज़मीन की भी पूजा होती थी, ब्रह्मचर्य में रहना होता था, बड़ा कुछ मतलब उसके नियम होते थे। वो सारे नियमों का पालन करते कराते मतलब इस तरह से उनको भेष बदलने की कला में माहिर हो गए थे। और महारत उनको सुभाष चंद्र बोस जी को भी
अपनी तरफ से पहले से थी, लेकिन उनको करना ही था इसलिए वो उन्होंने किया। तो उन्होंने उनको सेफ पहुंचाया था, ये उनका कांटेक्ट उनके साथ रहा था। वो अफगानिस्तान की पहाड़ियों को क्रॉस करके वहाँ जर्मन दूतावास की तरफ उनको जाना था। ठीक है। तो वहाँ तक उनको पहुँचाने के बाद उनके बाद ये वापस आ गए अपने साथियों के साथ। 2-4 साथी इन्होंने भी अपने साथ लिए हुए थे। ये दौर कौन सा रहा होगा, मतलब आप लोग, मतलब उनकी शादी तब नहीं हुई नहीं, शादी तो हो गई थी उनकी। शादी तो 1934 में हुई थी। अच्छा। हाँ जी। तो उनका जो मेरे फादर का बर्थ है वो 1917 का है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो उनकी तो शादी हो गई थी 1934 में। अच्छा, 17 साल के थे। देखो, 17th का बर्थ है, 34 में शादी हो गई। 17-17-34 या इससे थोड़ा और लेट होगा, मुझे ठीक नहीं हो भी गई होगी। मैं वैसे कह रहा हूँ, मुझे ईयर याद ना भी हो, ठीक याद ना हो, पर मतलब शादी वहीं पे पेशावर में ही ठीक है हो चुकी थी। ठीक है। लेकिन हम लोग बाद में पैदा हुए, क्योंकि मेरे फादर का पहला जो मकसद था वो देश के प्रति समर्पण था। तो मैं उनकी सबसे बड़ी संतान हूँ। जो मेरा जो बर्थ है वो 54 का है। तो 34 या जब भी उनकी शादी हुई होगी और इसके बीच में आ जाता है बंटवारा बंटवारा पड़ गया। हाँ। तो वो वाली स्थितियाँ कैसे फेस की थी आपके परिवार ने? उन्होंने फेस की, वो तो क्या बताते थे कि ऊपर गोलियां चल रही थी और नाले के अंदर से आए थे, ऐसा बताते थे वो। अच्छा। तो नाला, छत वाला नाला सी, तो नाले के अंदर से वो निकले थे, ऐसे बताते थे। मतलब वो पेशावर की बात बता रहे हैं। पेशावर में। ठीक है। हाँ। पेशावर से निकल के वो जब आए ना, वो तो बिल्कुल कंगाली फटे हाली में थे। 3 दिन तक कुछ खाया नहीं था और हाथ पल्ले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस कपड़े भी सारे, मतलब बिल्कुल एक तरह से 3 दिन के वही चिथड़े पहने हो, तो आप सोचिए क्या हाल होता है। खाया पिया भी कुछ नहीं था। तो सबसे पहले तो वो आए थे, जैसे बताते थे वो, मथुरा में। अच्छा। मथुरा में। या वहाँ कैसे चले गए? वो तो कोई रास्ता ही नहीं था उधर जाने का। नहीं, वो पहुंचे पहले मथुरा में ही थे, ऐसा वो बताते थे। किसी न किसी रूट से गए होंगे। ठीक है। तो वो मथुरा पहुंचे थे, कुछ दिन वो मथुरा रहे। और नहीं, हाँ, कुछ दिन वो इधर भी रहे थे, दिल्ली में। अच्छा। चंद्रावल की साइड पे कोई जगह थी शायद, वहाँ से फिर वो मथुरा निकल गए थे। पर ठीक है। हाँ। अच्छा, क्या ये नहीं रहा होगा कि जो व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस के साथ एक वक्त बिताता है, वो व्यक्ति का परिवार सही सलामत आए या उसने किसी की मदद ली हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, हमें किसी ने मदद की नहीं। और मेरे पिताजी ना बड़े कुछ वो थे, आन बान शान वाले, कि हमें वो खुद कहे, सरकार कहे कि हम तो मांगेंगे नहीं कुछ भी। उन्होंने क्लेम भी नहीं लिया, इतनी ज़मीनें थी, उन्होंने कोई क्लेम नहीं लिया। बड़े आन बान शान वाले बंदे थे, बस नहीं लिया कुछ भी। खुद डीडीए में रहते हुए कोई मकान क्लेम नहीं किया। अच्छा, आप बताते हैं कि वो बहरूपीय तो थे ही थे। हाँ हाँ। ठीक है। यहाँ आने के बाद भी वो चीज़ें जारी रही? नहीं, यहाँ आके वो जैसे भक्त थे, पीरतनाथ जी का दरगाह थी, ये अफगानिस्तान में 4 बाग में थी। अच्छा। तो 4 बाग से होते हुए फिर पेशावर में जब दरगाह हुई, तो पेशावर में भी हमारे पिताजी उस दरगाह पर जाते थे। वो पीरतनाथ जी की दरगाह को उस तर हिंदू मुस्लिम दोनों ही मानते थे। तो पीरतनाथ जी की दरगाह अभी दिल्ली में है, ये एक खुरेजी में है, और एक दिल्ली आने के बाद दिल्ली में एक है झंडे वाला। अभी उस टाइम ये जीवित गुरु की परंपरा अभी तक चल रही है, हर्षिनाथ नाम से बोलते हैं। तो वैसे वो अब तो उन्होंने ब्रैकेट में मंदिर लिखना शुरू कर दिया। वैसे उधर के लोग जो है ना, सारे उसको दरगाह ही कहते हैं। ठीक है। तो हरिद्वार में भी पिताजी रहे। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था कि हरिद्वार से आपका क्या कनेक्शन? हाँ, हरिद्वार में मथुरा के बाद ना पिताजी फिर गए हरिद्वार। ठीक है। तो हरिद्वार में एक भीम गोडे पर पीरतनाथ जी की दरगाह थी। ठीक है। तो पिताजी ने वहाँ पे सेवा दी, लगभग 7-8 साल वहाँ रहे। तो उन्होंने पहले तो मतलब गाते थे, सेवा टहल करते थे, साफ सफाई भी करते थे, पानी भी पहुँचाते थे गुरुओं को। इस तरह से सारे काम मतलब सेवा टहल के किए उन्होंने। और साथ में फिर चाय की दुकान की थी भीम गोडे पे ही। अच्छा। बाहर वो जगह पॉइंट में फिर एक बार देख के भी आई थी कि इस पॉइंट पे पिताजी ने दुकान करी थी। तो फिर भीम गोडे पर वो काफ़ी टाइम उन्होंने बिताया। उसके बाद गुरुओं ने उनको कहा कि भाई अब दिल्ली जाओ। अच्छा। तो फिर ये दिल्ली में आए, खुरेजी की दरगाह पे जाने लगे। तो वहाँ भी एक जीवित गुरु रहते थे उस ज़माने में। आजकल जीवित गुरु एक ही हैं। जो जीवित गुरु हैं, पीरतनाथ जी की परंपरा से जो
एक ही गुरु हैं इस टाइम, वो झंडे वालान में बैठते हैं। ठीक है। और वो सिद्ध गुरु होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं। बिल्कुल, ये बात पक्की को पक्की। अभी वहाँ कुआं रहता है, जो पेशावर में रहता था वैसा ही कुआं रहता है, उसमें कहते हैं कि जिंदा पीर है। अच्छा, तो वैसा कुआं हरिद्वार में भी था? हरिद्वार में भी था, वहाँ भी है, पेशावर में भी था, दिल्ली में भी है, खुरेजी में भी है। तो कुएं का कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा? हाँ, कुएं कि का वो पीर होते हैं उसमें, आप बता रहे हैं कि जिंदा हाँ, पीर है। कुआं में बिल्कुल कनेक्शन है। कहते हैं अमृत वेला पे ना उसमें अमृत छलकता है, तो वहाँ पे मनोकामनाएं, जैसे कोई बीमार है उसको पानी देते हैं वो वाला, बबूत देते हैं, अभी तक भी देते हैं, तो उससे उनका ठीक होता है, लोग अभी भी कहते हैं। हरिद्वार से उनको जुड़ाव रहा, तो वही एक वजह रही कि आप भी आज भी उनसे कनेक्टेड हैं? हाँ बिल्कुल, नो डाउट। मैं हरिद्वार जाना मेरे को बिल्कुल अपना लगता है। जैसे मेरा मुंडन संस्कार और मेरे छोटे भाई का मुंडन संस्कार वहीं पे हुआ था, हरिद्वार में भीम गोडे पे। तो फिर वो जगह पे से जुड़ाव होना तो नेचुरल है, तो इसीलिए हमारा आना जाना भी बना रहता था। ऐसा क्या है जो आज भी आपने उनका कुछ संभाल के रखा हुआ? हाँ, उनकी बंसरी है मेरे पास, जो मेरे पिताजी ने की बंसरी थी ना, जो बंसरी बजाते थे तो ऐसे कहते थे, ओ बंसरी वाला आया है, इस तरह कहते थे। तो मतलब ऐसे उनके साथ ना एकाग्रता महसूस करते थे, तारतम्यता महसूस करते थे पिताजी। माता जी को कई बार कहते थे पीताम्बरी, मेरे मुरली वाले वास्ते पीताम्बरी बना देना। अच्छा, पीताम्बरी सिल देना, ऐसा करके कहते थे। तो बड़ा मतलब एकाग्रता उनके साथ महसूस करते थे। तो बंसरी अगर उनके पास है तो वो कृष्ण भक्त हुए? कृष्ण भक्त, हाँ जी, कृष्ण भक्त थे वो तो। और बंसरी वो बजाते थे, तो बड़ा उसके साथ उनको लगाव भी बहुत था। वो बंसरी उन्होंने ना, मेरी माता जी के पास बाद में संभली हुई थी, मेरी माता जी ने वो मेरे बेटे के लिए दी, क्योंकि मेरा बेटा भी बंसरी बजा लेता है। अच्छा, तो निशानी के तौर पर भी एनू बजानी आती है, भाई इसी को ही दे दो। तो एक अनमोल एक धरोहर है जो मेरे पास है, पेशावर के टाइम की है। वैसे तो हमने बड़ी सारी कहानियाँ की हैं, बड़ी सारी कहानियों में, बड़े सारे दास्तानों में 47 की मार कुटाई, लड़ाई झगड़े, खून खराबा होता है, लेकिन आप वाली कहानी में सिर्फ़ और सिर्फ आपके परिवार की कुछ एक ऐसी बातें हैं जो आने वाले वक्त में आपके परिवार के पास सुरक्षित रहेंगी। शायद आपके पोते पड़पोते जान पाएंगे कि कौशल जी के पिताजी कैसे थे। हाँ जी, ये एक चीज़ उन्हें मिलेगी जी, विरासत के रूप में। हाँ जी, हाँ जी। इसी को डॉक्यूमेंट करने के, डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं एक पुस्तक भी लिख रही हूँ। वो प्रभु से प्रार्थना है कि वो तोड़ चढ़ जाए, हो जाएगी पूरी। हाँ। और कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि आप आज रिकॉर्ड करवा लें, लोग भी सुन लें, आपका परिवार भी सुन लें? हाँ, सारी यही बातें जो उनके जीवन से संबंधित है ना, जो उनके आदर्शों से मैं बहुत प्रभावित थी। और वो ना जितने क्रांतिकारी थे ना, उतने ही वो स्पिरिचुअली भी एडवांस्ड पर्सन थे। और जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड पर्सन होते हैं ना, वो कुछ अलग होते हैं दुनिया से। तो मैंने उनमें, अपने पिताजी में ना बहुत अलग महसूस किया कि वो दुनिया से काफ़ी अलग थे। दुनिया जैसे पैसे के पीछे भाग रही है, वो ना एक तरह से संत फकीर कहो, एक तरफ से पूरे देशभक्त और एक तरफ से कहो संत फकीर। और दूसरी तरफ मैंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे थे, वो भी इसी तरह के थे कि वो अंदर से पूरे संत महात्मा, और वो भी प्रैक्टिस करते थे कुछ मेडिटेशन की। तो सुभाष चंद्र बोस बड़ी मतलब गीता पढ़ते थे, बड़ी धार्मिक किताबें सुभाष चंद्र बोस अध्ययन भी करते थे, उनको अपनी इम्प्लीमेंटेशन में भी लाते थे। इसी तरह हमारे पिताजी भी लाते थे। हमारे पिताजी ने गीता की कुछ कमेंट्री लिखनी शुरू करी थी, लेकिन फिर वो पूरी नहीं कर पाए थे, तो उस बीच उनका देहांत हो गया था। वो गीता थी श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर, तो वो थी उर्दू तर्जुमा, उर्दू में तर्जुमा। तो वो थे गीता के 6वें अध्याय का, जैसे एक श्लोक है, उसका जो ट्रांसलेशन है मुझे याद आ रहा है, जो भूतों को पूजे वे भूतों को पाएं, जो देवों को पूजे वो देवों को पाएं, सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। तो ये है जो यथा माम प्रपद्यन्ते सो तथैव भजाम में हम, ऐसे करके कुछ श्लोक है गीता का, ये उसका तर्जुमा है, उर्दू तर्जुमा। तो पिताजी इस प्रकार से कई चीज़ें लिखते थे। बड़े अच्छे लेखक थे पिताजी।
हाँ, आप बता ही रहे हैं बड़े कि वो अच्छे लेखक आपको थे, उर्दू फारसी के अच्छे लेखक थे उर्दू फारसी कुछ और सिखाया। विद्वान थे। मैं कहूँ तो मतलब विद्वान थे उस ज़माने में भी, जो स्कॉलरशिप होल्डर थ्रू आउट थे और विद्वान थे। ऐसे विद्वानों का तो आजकल ढूंढ कर भी ना मिलेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल। इतनी मतलब निष्ठा हो और उसके बावजूद भी इतने डाउन टू अर्थ हो। बहुत डाउन टू अर्थ भी थे। आप सही कह रहे हैं। जी, यही मैंने उनसे सीखा है और यही मतलब मैं भी अपने अंदर लाने का प्रयास कर रही हूँ। उनके तो खैर मैं किसी इस जन्म में भी उनके जैसी हो पाऊँगी कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन लाने का प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौशल जी शुक्रिया, आप पुस्तक मेले में आके हमसे मिले और अपना जो भी आप चाहते थे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट हो जाए, ये भी हो गया और हमें खुशी है कि ये हमने किया। धन्यवाद केशव जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं दिल से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।